नमस्कार। वेलकम टू द तेज आई अकेडमी। आज का मोटिवेशन कोट, सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलत करने से नहीं डरता। सही करने की हिम्मत उसी में होती है जो गलत करने से नहीं डरता। चलो आज हम लोग बढ़ते हैं अगली क्लास की तरफ। तो पार्ट 4 पे हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? Which part of the Constitution contain provision related to citizenship? मतलब जो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो किस पार्ट में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? ठीक है, किस पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 2 में। किसमें? पार्ट 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Which one of the following is not मैच करेक्टली? इसमें से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो करेक्टली मैच नहीं करता है? पहला सिटीजनशिप पार्ट 2, आपने 12 में भी देखा और 13 में भी। फंडामेंटल राइट ही दिए हैं, तो पार्ट 3 में दिए हैं। स्टेट का जो प्रोविजन है वो पार्ट 6 में दिया है। स्टेट का प्रोविजन किसमें दिया है? पार्ट 6 में। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है आपसे? नॉट करेक्टली मैच, जो सही मैच नहीं है। अब फंडामेंटल आप देखिए, यहाँ पे लिखा है पार्ट 6A, लेकिन ये है किसमें? पार्ट 4A में। किसमें? पार्ट 4A में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैचिंग है, मैचिंग का क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट किसमें दिया है? आर्टिकल 3 में। इसमें आर्टिकल 3 में। ठीक है, सिटीजनशिप इन पार्ट 2। ठीक है, आप पहले का दूसरा किसमें दिया है? इसमें दिया है। इसके बाद और किसी में भी नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप एक मैच करने के बाद ऑप्शन जरूर चेक करें, हो सकता है आपको वहीं से आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी देख लेते हैं फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रिब्यूनल्स का जो आर्टिकल है वो क्या है? 323A। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख ही दे रहे हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? क्या है? आंसर इज ए। ठीक है, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, देखो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कौन से ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है। तो फ्यूचर पार्ट 2 में दिया हुआ है, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी पार्ट 9A बिल्कुल सही है। इलेक्शन इन पार्ट 15, लेकिन जो ऑप्शन भी है यूनियन टेरिटरी, ये दिया हुआ है पार्ट कितने? 8 में। किसमें? 8 में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ पंचायत, जो पंचायत पंचायती राज में किस पार्ट में दिया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन ए 9। किसमें? पार्ट 9 में पंचायत के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, चलो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। इन 1992 73rd एंड 74th, 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट were passed by parliament. 73rd constitution is about local government known as Panchayati Raj institution. 74 related to urban local bodies। ठीक है, या अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसको नगर पालिका कहते हैं। 73rd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस 3 tier सिस्टम ऑफ पंचायत इन
पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट द पेज ग्राम पंचायत सबसे नीचे कौन सी है? ग्राम पंचायत कवरिंग विलेज, ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है। और इंटरमीडिएट लेवल पे कौन है? मंडल ऑफ तालुका पंचायत, ठीक है। इंटरमीडिएट लेवल बॉडी डिड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन स्मॉलर स्टेट। ये जो इंटरमीडिएट लेवल की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है इसको क्या बोलते हैं? मंडल या तालुका पंचायत। उनको जो छोटे छोटे स्टेट हैं वहां पर जरूरी नहीं है इनको बनाना, ठीक है। जहां पर पॉपुलेशन कितनी है? लेस देन 20 लाख, जिस स्टेट में पॉपुलेशन 20 लाख से नीचे है वहां पर इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत को बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। और सबसे अपेक्स बॉडी सबसे ऊपर कौन सी होती है? जिला पंचायत, ठीक है। तो ये है सिस्टम का। अगला क्वेश्चन, which part and chapter of Indian Constitution deal with legislative relation between union and state? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो यूनियन और स्टेट के रिलेशन है वो किस पार्ट में और किस चैप्टर में दिए गए हैं? तो इसमें दिए गए हैं पार्ट 11 चैप्टर 1, इसमें पार्ट 11 चैप्टर 1 में, ठीक है। Part 11 of Constitution deals with the relation between union and state. इसके बीच में रिलेशन, यूनियन और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो किस पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 11 चैप्टर 1 ऑफ 11 इट अबाउट distribution of legislative power between union and state, whereas chapter 2 deals with administrative relation between them. तो जो पार्ट 11 का चैप्टर 2 है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बीच में, ठीक है। और पार्ट जो 12 है, पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। Which one of the following of Indian Constitution constituted the name of state and specific their territory? इसमें पूछा गया है जो अपने शेड्यूल है, 12 कितने शेड्यूल है? टोटल 12 शेड्यूल है। तो उसमें से किस शेड्यूल में क्या दिया गया? स्टेट्स के बारे में, नेम ऑफ द स्टेट्स के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें किया गया है फर्स्ट शेड्यूल में, किसमें? फर्स्ट शेड्यूल में। आगे देखो, यहाँ देखो फर्स्ट शेड्यूल देयर लिस्ट द स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। पहले में क्या दिया गया है? देयर लिस्ट द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सेकंड लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल्स होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जज एंड कैट, CAG। थर्ड शेड्यूल ओथ, ठीक है। फोर्थ दिस डिटेल द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। फोर्थ शेड्यूल करता है, फोर्थ शेड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following is, अब इसमें पूछा गया है थर्ड शेड्यूल में क्या क्या चीजें दी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? थर्ड शेड्यूल में क्या क्या चीजें दी है? पहला, फॉर्म द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, मिनिस्टर्स फॉर यूनियन। यूनियन में जो मिनिस्टर्स हैं उनके ओथ के बारे में बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है, ठीक है। सेकेंड में क्या? ओथ मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस बारे में भी बताया गया है, ठीक है। अब ओथ मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके बारे में भी बताया गया है। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है इसके बारे में लिख नहीं है, तो ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन?
Option C, the third schedule of constitution deal with the form of proof or affirmation made by the following. पहला minister of the union contingent of election to the parliament, a member of parliament, judge of Supreme Court and CA कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलते हैं? CAG। क्या बोलते हैं? CAG। स्टेट मिनिस्टर, एक कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर द ओथ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन गिवन इन आर्टिकल 60। तो जो प्रेसिडेंट की ओथ है ना, ये ऑप्शन सेकेंड, यहाँ पर प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में बात किया गया है, की गई है, तो ये आर्टिकल 60 में दी गई है, ना कि सेकेंड शेड्यूल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखो, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, अभी मैंने बताया था किसके बारे में डील होता है। देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम बोलते हैं राज्यसभा, तो किससे डील करता है? राज्यसभा से। किससे? राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21, इफ ए स्टेट ऑफ द यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, अगर कोई स्टेट जो क्रिएट किया जाता है, which one of the following section of the constitution must be amended, ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसको अमेंड करना जरूरी होगा? तो आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसी में क्या लिस्ट ऑफ स्टेट, तो इसको अमेंड करना जरूरी हो जाएगा शेड्यूल फर्स्ट। द फर्स्ट शेड्यूल कंप्लाइज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज इट मस्ट बी अमेंडेड इफ नाउ if new state and union territory is to be created। अगर कोई नया स्टेट हम लोग बनाते हैं तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसको अमेंड करना जरूरी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैचिंग है। ये फोर्थ शेड्यूल इस बारे में डील करता है काउंसिल ऑफ स्टेट। जो नाइन्थ शेड्यूल है वो डील करता है लैंड रिफॉर्म। ठीक है, एट शेड्यूल किससे डील करता है? लैंग्वेज से। और जो सिक्स शेड्यूल है वो ट्राइबल एरिया से। अब आप लोग देख लीजिए ऑप्शन सी वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग है डिक्लेयर नल एंड वॉइड। तो किस शेड्यूल में बात की गई है? ट्राइबल अफेयर्स के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो आपके दिमाग में सीधा आ जाना चाहिए जो शेड्यूल है उसमें इस बारे में बात की गई है। ठीक है, 24 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ ये भी मैचिंग है बेटा। अब देखो, 9 से डील करता है आप फॉर वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट। ठीक है, इसके बाद 10 डिस्क्वालिफिकेशन, आपको याद होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, और 8 शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में हो गया, और 7 शेड्यूल ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, ऑप्शन सी पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, ठीक है, तीसरे का चौथा और फोर्थ चौथे का दूसरा। ठीक, अगला क्वेश्चन ये भी मैचिंग है। तो 8 शेड्यूल किसने करता है? डिस्क्वालिफिकेशन। 8 शेड्यूल करता है लैंग्वेज से, 10 शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन से, 10 शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन से। ठीक है, 9 शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ एक्ट से। ठीक है, और 7 यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, इससे यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा पहले का, तीसरा,
दूसरे का पहला, इसका चौथा और ये दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं है। अब देखो, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये स्टेट में आता है। ठीक है, अब सेंसर, सेंसर जो आता है तो इंडियन लिस्ट में, एंटी डिफेक्शन ये 10 में आता है, ये आपने कई बार अभी देख लिया है। लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन है, अनुसूचित इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज राज्यसभा, ये फोर्थ शेड्यूल में है, ना कि सेकेंड में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो हमसे गलत ही पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इज यहाँ पर करेक्ट बोला जाएगा। Which of the language is not included in 8th schedule of the Constitution? ये जो 4 लैंग्वेज दी है ना, इसमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। टोटल कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज शेड्यूल में, 8 शेड्यूल में इंक्लूडेड है, उसमें से इंग्लिश नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, कोरिलम केस इज रिलेटेड टू विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किससे रिलेटेड है? 9th शेड्यूल से। इसमें किसकी बात हुई थी? अपहोल्ड द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू लॉ इंक्लूडिंग वन अंडर 9th शेड्यूल। तो अगर कोविलो केस के बारे में पूछा जाए कि किस शेड्यूल से रिलेटेड था, तो आप सीधे बोलोगे 9th शेड्यूल पे। ठीक है, 9th शेड्यूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29, टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म, ये भी क्वेश्चन जो है ना, वो लैंड रिफॉर्म के बारे में, प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज के बारे में बात करता है। प्रोटेक्शन किसमें नहीं है? 9th शेड्यूल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 हो गया। 30 का 9th शेड्यूल इंक्लूड, 9th शेड्यूल वाज कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। आगे का क्वेश्चन जो होगा, ऑफ इंडिया ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, तो जो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये क्वेश्चन वो ये चीज पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो 9th शेड्यूल है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब ये मैचिंग आ गई, किस लिस्ट में कितने सब्जेक्ट दिए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, ऑप्शन ए यूनियन में 49 है, स्टेट लिस्ट में 97 है, और और एक मिनट, हाँ, तो यूनियन लिस्ट में कितने हैं? 49, कितने हैं? 49। और इसके बाद स्टेट में 66 है, स्टेट में कितने हैं? 66 है। और जो क्या हुआ है यार, हाँ, एक- इधर देखो, यूनियन 97, यूनियन लिस्ट में कितने हैं? 97। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए है बेटा वो गलत दिए है, इस वजह से जहां पर कोई ऑप्शन बन नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद स्टेट इसमें 66 है, स्टेट में कितने हैं? 66। कंकरेंट में 49, कंकरेंट में कितने हैं? 49। ठीक है, चलो, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हैं, इस वजह से यहाँ पर कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
इकोनॉमिक प्लानिंग इन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किस सब्जेक्ट किस लिस्ट में दिया। तो अभी आपने देखा जो लिस्ट है उसमें ये चीज दी गई है। द एंट्री नंबर 20 of the concurrent list is related to economic and social planning. It is to be noted that the Planning Commission of India was established by the government of India under this entry में entry number 20 इसमें 20 है किसकी इंडियन सॉरी कंकरेंट लिस्ट किसकी कंकरेंट लिस्ट इसका ऑप्शन होगा सी कंकरेंट लिस्ट ना कि यूनियन लिस्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। तो किसमें है इकोनॉमिक प्लानिंग कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें कंकरेंट लिस्ट में। अगला प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल ये बहुत ही सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, बहुत सारे जो एनिमल है ना उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो क्रूअल बिहेवियर की तरफ रखते हैं। तो ये किस में दिया गया है या कहाँ पे दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो गया कंकरेंट लिस्ट। इसमें दिया गया है ये चीज कंकरेंट लिस्ट। The prevention of cruelty animal entry number 17 इसमें entry number 17 listed in the concurrent list 7th schedule of the constitution। और इकोनॉमिक प्लानिंग किसमें दिया गया है एंट्री नंबर किसमें दिया गया है एंट्री नंबर 19 में। इसमें एंट्री नंबर एंट्री नंबर 20 में, सॉरी किसमें दिया गया है इकोनॉमिक प्लानिंग एंट्री नंबर 20 में। और एनिमल के लिए क्रुएल्टी की जो बात की है वो एंट्री नंबर 17 में होगी। Which of the following is the subject of concurrent list। जो इसमें से 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कंकरेंट लिस्ट में है। देखो पुलिस स्टेट लिस्ट में है, रेडियो एंड टेलीविजन भी नहीं है इसमें कंकरेंट में, जो फॉरेन अफेयर्स है वो भी नहीं है, जो क्रिमिनल मैटर है वो कंकरेंट लिस्ट में है। इसमें कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है जो स्टेट लिस्ट और लिस्ट में नाम नहीं है वो कंकरेंट लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, ठीक है। तो इसलिए जो क्रिमिनल मैटर्स हैं इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है और यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बनाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following entry is subject to concurrent list? concurrent list में कौन सी एंट्री दी हुई है? ऑप्शन ए, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की बात की जाए तो है कंकरेंट लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 37 which is an entry of 7th schedule of Indian Constitution is related to election of legislature of the state। ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ये अब दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्टेट पीसीएस होता स्टेट पीसीएस कमीशन होता है, स्टेट का जो कमीशन है वो ऑप्शन मोर देन 1 करेक्ट कर देता है, ठीक है। अब वो कौन सा सही मांगते हैं वो उसमें डिपेंड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए। which of the following is subject lies with concurrent list। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से बनते हैं तो कंकरेंट लिस्ट से बनते हैं। इसमें है
एजुकेशन क्या है? एजुकेशन। अगला एजुकेशन which was initially a state subject, which was initially a state subject was transferred to concurrent list by। देखो पहले क्या था, एजुकेशन जो था वो किस में था? स्टेट सब्जेक्ट में था, स्टेट लिस्ट में था, लेकिन किस अमेंडमेंट से इसको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया? वो अमेंडमेंट था 42nd। कौन सा? 42nd अमेंडमेंट है। देखो सेम क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी ऑप्शन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगला which one of the given subject is not correctly matched with their list। देखो जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये कंकरेंट में नहीं है, इसमें है यूनियन में। इसमें है यूनियन लिस्ट में, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर नॉट करेक्ट का बात हुई है। ठीक है, अब ये मैचिंग आ गई, मैचिंग आपको देखनी है। तो यूनियन लिस्ट में क्या है? सेंसस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्यों? यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में क्या है? सेंसस आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद स्टेट में पुलिस आता है। ठीक, और कंकरेंट लिस्ट में पॉपुलेशन है और रेगुलेटरी पावर स्पेस रिसर्च। ठीक है, तो इधर देखो आप, सेंसस यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, कंकरेंट लिस्ट में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, रेगुलेटरी पावर्स में स्पेस रिसर्च। ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो इन तीनों में नहीं दिए हुए हैं, वे पावर होती है। ठीक है, which of the following provision of the Constitution of India has been वेरिंग एजुकेशन? एजुकेशन के बारे में किस टीचर्स में बात की गई है? देखो टीपीएससी में बात की गई है, ओवर बॉडी में बात की गई है, और चलते हैं फिफ्थ ऑफ शेड्यूल में भी बात हुई। सेवंथ शेड्यूल में देखो, सेवंथ ऑब्वियसली बात नहीं होगी। क्यों बात नहीं होगी? क्योंकि वहां पर रिलेशन है उनके बारे में, यूनियन एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, उनके बारे में बात हुई है ना, तो ऑब्वियसली एजुकेशन के बारे में वहां पर बात हुई होगी। जो फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल है वो ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल से, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, तो वहां पे भी एजुकेशन की बात हुई होगी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डीपीएसपी में तो एजुकेशन की बात हुई ही है, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी है इज करेक्ट। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको सब कुछ पढ़ना है, नहीं, आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ज्यादा इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। Which one of the following schedule of Constitution of India contains provision relating to anti defection schedule की बात हुई है, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट से जोड़ा गया था। इससे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट से जोड़ा गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ शेड्यूल क्या है? 10th। यहाँ पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हुई है, इसमें ऑप्शन सी 10th शेड्यूल की बात हो गई है। अब यहाँ 10th एंटी डिफेक्शन लॉ, आंसर डी, आंसर डी। अब ये 47 क्वेश्चन देखिए, 10th शेड्यूल इससे हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार हो रहे हैं
उनको स्किप करते हुए चल आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड लिस्ट इन सेवन शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर आपसे बात हुई है जो यूनियन लिस्ट में ऐड नहीं है। बैंकिंग तो सेंसस है, बैंकिंग गैस का जो प्रोविजन है वो यूनियन लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो इन गिवन ऑप्शन बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस आर रिलेटेड टू यूनियन लिस्ट, व्हाइल गैस इज रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट। ये किसमें है? ये स्टेट लिस्ट का प्रोविजन है। ठीक है, which one of the following is not included in यूनियन लिस्ट? इसमें से ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो यूनियन लिस्ट में नहीं है? देखो, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवे है, ये तो यूनियन लिस्ट के एक पार्ट है। लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो किसमें है? वो स्टेट लिस्ट में है। किसमें है? स्टेट लिस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, preamble of constitution, preamble to the constitution of India is a part of the constitution but has no legal effect। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन, नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट। अब इसमें बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी नहीं है और उसका कोई लीगल इफेक्ट भी नहीं है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट। जैसे कि इसमें कहना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी है और दूसरे पार्ट की तरह उसका कुछ लीगल इफेक्ट भी है। लेकिन ये तीनों ऑप्शन जो है ये गलत है। क्यों? is a preamble is a part of constitution but has no legal effect independently of the part। इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब यहाँ पर स्टेट की बात हो रही है, एजुकेशन कंपोनेंट में गया। ठीक है, और क्या पूछा गया आपसे? अच्छा, इसमें पूछा गया है which one of following is included in state list। तो स्टेट में क्या इंक्लूड किया गया है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से देख लो, रेलवे, पुलिस, ये एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट का सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। एजुकेशन तो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, फॉरेस्ट भी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। लेकिन तो ये रेलवे पुलिस है, ये किसका सब्जेक्ट है? ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अगला, in which case of Indian Constitution the पंचायती राज, किसमें पंचायती राज होगा? पंचायती राज तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना, तो स्टेट में होगा। अगला क्वेश्चन, which one of the following subject is in list third concurrent list of 7 schedule of the constitution। तो ऐसा कौन सा प्रोसीजर ये किसमें है? ये कंकरेंट लिस्ट में है। किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, ये 7 सर्टिफिकेट किस अंडर द फॉलोइंग किस लिस्ट में है? अब मैरिज की बात हो रही है, डिवोर्स की बात हो रही है, एडॉप्शन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली कंकरेंट लिस्ट, इसमें कंकरेंट लिस्ट के मैटर है। ठीक है, मैरिज, डिवोर्स एंड एडॉप्शन पे स्टेट के
स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। द राइट ऑफ द गवर्नमेंट to impose tax and fee is provided in which of the schedule? किस शेड्यूल में वो प्रोवाइड किया गया है? शेड्यूल 7। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 7 में रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर के बारे में बात हुई है, तो उसी में किसके बारे में और किसके बारे में बात हुई है? उसी में बात हुई है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बारे में उसमें भी बात हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 56, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टेट लिस्ट? कौन से सब्जेक्ट है जो स्टेट लिस्ट में है? रेलवे पुलिस अभी देखा हमने, लैंड रिफॉर्म कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, किस सब्जेक्ट में है लैंड रिफॉर्म? स्टेट लिस्ट में, जिसमें स्टेट लिस्ट में, जिसमें है स्टेट लिस्ट में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following case is related to जमींदारी सिस्टम? तो जमींदारी सिस्टम है इसमें से ये सारे जितने भी केस हैं ये सारे रिलेटेड थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक बार प्लीज मुझे देख लेते हैं। ये जो स्टेट ऑफ बिहार के साथ है के सी का, ये भी इससे जमींदारी से रिलेटेड है। आठ नंबर ये भी मोतीलाल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टेट, यस भोपाल, ये भी किससे रिलेटेड है? जमींदारी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59, which schedule of Constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled area in several states? यहाँ पर शेड्यूल एरिया की बात हो रही है और शेड्यूल इसमें दिए गए हैं शेड्यूल 5 में। ठीक है, which क्वेश्चन 60, which जन्म शेड्यूल 6 of the Constitution does not apply to which of these states? जो शेड्यूल 6 है वो किसमें अप्लाई नहीं करता है? वो मणिपुर में नहीं अप्लाई करता है। इसमें मणिपुर में, इसमें कौन कौन से स्टेट दिए हैं आप देख लीजिए। 6 में ATM, ऐसे आप याद करो, ATM और ATM मशीन, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। क्या क्या है? ATM मशीन से याद रखिए आप। 6 शेड्यूल आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम आर प्रोवाइडेड इन 6 शेड्यूल। अगर 6 शेड्यूल की बात होती है तो ये 4 स्टेट की बात होगी, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम की। 61, the provision of 6th schedule of Indian Constitution are applicable to which of the following state? यहाँ पर अभी आपने देखा 6th schedule की अगर बात की है तो किसमें त्रिपुरा में होगा, सिक्किम में नहीं, नागालैंड में भी नहीं। ऑप्शन डी ऑब्वियसली गलत, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द 6th schedule of Constitution of India, तो इसमें भी आपसे स्टेट के बारे में पूछा गया है। 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट हैं? तो बिहार है क्या? नहीं, आप यहीं से ऑप्शन काट दीजिए। उत्तराखंड आपको ऑप्शन में ये भी नहीं है। नागालैंड दिख रहा है आपको ऑप्शन डी में, ये भी नहीं है। ऑप्शन क्या होना चाहिए? ATM मशीन, तो मतलब आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम होने चाहिए। तो मेघालय आपको यहाँ दिख रहा है, त्रिपुरा और मिजोरम का ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, which one of the following is not correctly matched? आर्टिकल
ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड स्टेट। अब ये बेटा स्पेशल प्रोविजंस जो अपने सब स्टेट्स के लिए दिए गए हैं ना, उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको। जो पी ऑप्शन दिया गया है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मेघालय नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मणिपुर। क्या होना चाहिए, मणिपुर। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मेघालय की जगह मणिपुर, तो ये करेक्ट हो जाता। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which provision of fifth and sixth schedule in Constitution of India are made to protect the interest of scheduled tribe? किसके बारे में बात हुई है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन इन पंचायत टू, इसमें अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर जो पंचायत को है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। 243 आर्टिकल 243 में पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। The 11th schedule of the Constitution is related to, जो 11th schedule है वो किससे रिलेट करता है, पंचायत से। किससे, पंचायत से। The provision of new will impose tax sum that can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered in the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर। मतलब जो किसी भी बिल में अगर टैक्स के बारे में बात होती है, इसके बारे में, टैक्स के बारे में, वो विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। ये किसमें के अंदर आता है, तो ये आपको इस आर्टिकल के अंदर आता है। तो ये आर्टिकल 117, इसमें 117 में ये मैटर दिया गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 70 क्वेश्चन नहीं करेंगे आज। अंडर द स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल इज गिवन अंडर आर्टिकल 117। अगर फाइनेंशियल बिल की बात की जाए तो 117, इसीलिए जो टैक्स का मैटर होता है वो फाइनेंशियल बिल में ही आता है, इसलिए वो भी आर्टिकल 117 में ही आता है। जिसमें आता है आर्टिकल 117 में। Which one of the following article of Indian Constitution provides all India service? ऑल इंडिया सर्विस के बारे में आपसे बात हो रही है, आपके दिमाग में सीधा सीधा 312 आर्टिकल आना चाहिए। ऑल इंडिया सर्विस की बात किसमें हो रही है, आर्टिकल नंबर 312 में। 312 में क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following pair institution and article of constitution properly matched? ठीक है, देखो पहला सुप्रीम कोर्ट, ये गलत है। ठीक है, ये किसमें दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये आर्टिकल बिल्कुल ही गलत है। 300 का तो आर्टिकल ही नहीं है उसका, सुप्रीम कोर्ट का। आप देखो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल बिल्कुल सही दिया है 324। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन ये गलत है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल भी गलत है। आर्टिकल बी में ये मैटर दिया गया। तो क्वेश्चन कितने हो गए, क्वेश्चन 70 हो गए आज यहीं पे खत्म। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और दे देते हैं। तब पार्ट 50 आर्टिकल नंबर 324 से 329 रिलेटेड टू इलेक्शन। According to Article 324 Part 2, the election commission shall consist of chief election commissioner and such members of other commissioner as president may from time to time fix.
तो और देख लेते तो पीक मोड का आर्टिकल क्या है, 124 है, क्या है 124। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का इससे पहले ही आपने देखा था, जब अगर ऑल इंडिया सर्विस की बात हुई थी 300 किसमें बात हुई, 312 में बात हुई थी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, 322 तक तो जाएगा नहीं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा माइंड लगाना था, यहाँ पर 315 पे होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये 351 की बात हो रही है, तो 351 किससे रिलेट करता है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी से, जिससे ये हिंदी से रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी से। लेकिन जो आर्टिकल 76 है ये रिलेट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। ठीक है, चलो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं, कल अगली क्लास में आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।